गोइंका परिवार के घर के सामने रुकती है और उनके घर के अंदर घुस जाती है। ये सब देखकर पड़ोसी बातें बनाने लगते हैं। और देखो तो सुबह सुबह हमारे मोहल्ले में पुलिस की गाड़ी आई, वो भी गोइंका परिवार के लिए। अरे तो बहुत शरीफ लोग हैं, इतने भले लोगों के घर पर पुलिस की गाड़ी क्यों आई होगी? वही तो सोचने वाली बात है, लगता है उनके घर में कोई कांड हुआ है। अरे तुम लोग जो भी बोलो, जब से वो नई बहू आई है ना, वो ठीक से नहीं रहती है। ये तो तुम लोग जानते ही होगे, जरूर उसने ही कुछ किया होगा। सच में अगर वो बहू ही इन सब चीजों के पीछे हुई तो बड़ी नाक कटवाने वाली बात है उनके घर के सामने। वो भी तो नई बहू रहती है, भले गरीब हो लेकिन बहुत इज्जतदार और संस्कारी बहू है। आखिर पड़ोसी लोग किस संस्कारी बहू के बारे में बात कर रहे थे और ये कौन शरीफ लोग थे जिनके घर पुलिस की गाड़ी आई थी और पड़ोसी लोग बातें बना रहे थे? क्या सच में अमीर परिवार की बहू खराब है? आइए जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां दीपिका सुबह उठकर घर की सफाई करके नाश्ता बनाती है, फिर भी सिर्फ खुला करके ही चाय नाश्ता करने लगते हैं। आह, क्या मजेदार गाजर मूली के पराठे बनाए हैं भाभी आपने, मिक्स करके चाय के साथ बढ़िया लग रहे हैं। तुम्हें ये वाले पराठे अच्छे लगे तो और खा लो और खुद भी बनाना सीख लो, लेकिन अभी जो तुमने किया है ना, फिर भी ये बहुत गलत बात है। क्या मतलब भाभी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? गलती नहीं है, लेकिन आदत गलत है। तुम मुझसे कह सकती हो, मैं रोज सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करती हूँ, फिर पूजा करने के बाद नाश्ता बनाकर तब खाती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि तुम भी ऐसा करो, लेकिन बिना नहाए बड़ों से नाश्ता पूछना चाहिए ना। लेकिन तुम सीधा उठकर ऐसे ही खाने लग गई। आज नहीं ये बोलूंगी तो तुम हमेशा ही ऐसा करोगी, पर मैंने पहले भी देखा है। अरे भाभी, आप इस घर की बहू हो, ये सब करना आपका फर्ज है, मैं तो बेटी हूँ। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं बहू हूँ, लेकिन कुछ महीनों में तुम्हारी भी शादी हो जाएगी तो तुम अपने ससुराल में जाकर ये सब तो नहीं कर सकती। इसीलिए एक सीख दे रही हूँ, वहाँ जाओ तो एक आदर्श बहू की तरह सुबह उठना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, उन्हें नाश्ता देना, फिर खाना, वरना लोग कहेंगे मायके से कुछ सीख कर नहीं आई है। ये तो बात है, मैं इसे समझाते समझाते रह गई, लेकिन इसे बुद्धि कहाँ आती है, गधी कहीं की। सॉरी भाभी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी और आज आपकी सीख को गांठ बांध लेती हूँ। अपने ससुराल में मैं आपके जैसा ही ख्याल रखूंगी, अपने ससुराल वालों का। बहुत खूब, ये लो अपना एक एक्स्ट्रा पराठा। थैंक यू भाभी। सब एक साथ नाश्ता करते हैं, तभी पंकज, अरे दीपिका, बहुत दिन हो गए, कब से छोले भटूरे नहीं बनाए तुमने? तुम्हारे हाथ के छोले भटूरे खाने का बड़ा मन कर रहा है, एक दो दिन में बना देती। जी बना तो देती, लेकिन अभी घर में इतना सामान नहीं है कि छोले भटूरे बना दूं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगले महीने जब तनख्वाह आएगी तो तभी खा लेंगे। अच्छा, मैंने नाश्ता कर लिया है, अब मैं चलता हूँ। पंकज नाश्ता कर दुकान पर चला जाता है, जहां वो छोटा मोटा ग्राहकों का सामान पैक करता था। वहीं बढ़ती महंगाई के साथ घर में बुजुर्ग माता पिता की दवाइयों का खर्च और बहन की शादी का जिम्मा भी पंकज पर था, इसलिए जैसे तैसे दीपिका घर खर्च चला ही दिया करती थी। 2 दिन गुजर जाते हैं, दीपिका से अपने पति की उदासी देखी नहीं जाती। कम पैसों में ही किसी तरीके से पति के लिए छोले भटूरे बना देती है। जब शाम को पंकज घर आता है तो खुश हो जाता है। अरे घर में छोले भटूरे बने हैं क्या? खुशबू आ रही है घर के बाहर तक। हाँ भैया, देखो ना, भाभी ने आपके लिए कितने एफर्ट्स करके छोले भटूरे बनाए हैं, कितना प्यार करती हैं आपसे। अरे इसकी क्या जरूरत थी, मैं थोड़े दिन और इंतजार कर लेता, इतना जरूरी भी नहीं था मेरा ये खाना। बेटा, जैसे तू इस घर में सबके लिए सोचता है, वैसे ही ये भी सबके लिए सोचती है, और इसने तेरे लिए किया है। भगवान ऐसी संस्कारी बहू सबको दे। भविष्य में अगर ससुराल में तुम्हें भी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े, घबराना मत। कम खर्चे में भी घर संभालने की कोशिश करना, और भले ही कम पैसे हो लेकिन सुखी से रहना। ये नहीं कि तुम्हें अपने पसंद का कुछ चाहिए तो तुम जिद कर रही हो। भाभी आप चिंता मत करो, मुझ में सब्र है। जैसे आप यहाँ पर सबका ख्याल रखती हो, मैं भी अगर शादी होगी तो वहाँ सबका ऐसे ही ख्याल रखूंगी। फिर सब खुशी खुशी छोले भटूरे का आनंद लेते हैं। अगले दिन सुरभि जल्दी उठकर घर की सफाई कर दी और नहा धोकर चाय नाश्ता बनाकर सबसे पहले अपने माता पिता को देती है। वही तो, मुझे भी इसी बात की हैरानी हो रही है, लगता है भाभी की सीखी सिखाई है। अरे बहू, तूने इस पर कौन सा जादू चला दिया? क्यों माँ जी, ऐसा क्या हो गया? अच्छा ये, हाँ माँ जी, सुरभि की थोड़ी आदत चेंज करवा रही हूँ। चलो अच्छी बात है, तेरी सीख से ये लाइन पर तो आ जाएगी। आप भी ना पापा जी। जिस तरह दीपिका और सुरभि में बहुत प्यार होता है, किसी का सुरभि को सही सीख देती है, वैसे ही वर्षा को उसकी मॉडर्न घमंडी भाभी शिवानी गलत सीख सिखाती है। जैसे कि सुबह सुबह नौकर पोछा लगाकर सफाई करता है, तभी फोन चलाती हुई वर्षा सीधा आती है और पोछे की बाल्टी में पाँव मार देती है, जिससे सारा पानी फैल जाता है और उसके पैर में भी लग जाती है। मेरा पैर तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं चलकर आ रही हूँ और तुम्हारी वजह से मेरे पैर में चोट लग गई।
माफ कर दीजिए दीदी, लेकिन आपको भी तो देख कर चलना चाहिए था ना। मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। मेरी बाल्टी भी आपने गिरा दी। आप फोन में देख कर चल रही थी ना। बदतमीज, हमारा ही नमक खाकर हमसे जुबान लड़ाते हो। तुम्हारी गलती है वर्षा, इन गरीब लोगों को इनकी जूती के नीचे ही रखा करो। देखो कैसे जुबान चला रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो भाभी, सुनाई नहीं देता तुम्हें? सफाई करो वरना नौकरी से निकाल देंगे तुम्हें। नहीं मालकिन, आप ऐसा मत करना। मेरे बच्चे क्या खाएंगे पिएंगे? मैं अभी साफ कर देता हूँ, मेरी गलती है। देखा वर्षा, ये नौकर आ गया ना अपनी औकात पर। हाँ भाभी, इस सीख को हमेशा याद रखना, ये गरीब लोग सिर्फ पैरों की जूती होते हैं। बेचारा नौकर बिना गलती के बहुत कुछ सुन लेता है और दोबारा मेहनत करता है। पूरे हॉल में पोछा लगाकर वहीं नंद भाभी हंस हंस कर चाय नाश्ता करती हैं और ये सब वर्षा की माँ अमृता देख रही होती है। देख रहे हो जी, ये बहू कैसे उस नौकर का फायदा उठा रही है और हमारी लड़की को गलत सीख सिखा रही है। ये देखकर तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि वो उस बेचारी नौकर पर हंस रही थी जिसकी कोई गलती नहीं थी। गलती तो शिवानी की थी, लेकिन मैं बहू को कुछ थोड़ी कह सकता हूँ। अमृता, तुम्हें ही बात करनी होगी। आप टेंशन मत लो, मैं ही बहू से बात करती हूँ। जैसे ही अमृता अपनी बहू के पास जाती है तो दोनों पर्स लेकर तैयार हो जाते हैं बाहर जाने के लिए। अरे तुम दोनों कहाँ चल दिए? माँ भाभी के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। हाँ माँ जी। बहू, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन जाने से पहले तुमको बताना चाहिए ना। अब घर में कोई काम है तो वो कैसे होगा? अभी शीला जी भी घर पर आने वाली है। माँ जी, अब मुझे शॉपिंग करनी है, इसके लिए भी आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? और अगर कोई भी आ रहा है तो उसको आप देखो, मैं क्यों हैंडल करूं? आपकी दोस्त होगी ना। चलो वर्षा। शिवानी बिना ढंग से जवाब दिए वर्षा के साथ घर से बाहर निकल जाती है तो गुजरते हुए बुढ़िया से शिवानी की टक्कर हो जाती है। तब अरे ओ अंधी बुढ़िया, तुम्हें दिखाई नहीं देता जो धक्का मार के जा रही हो? बेटा, मैं तो सीधा जा रही थी दरवाजे से निकल कर, तो धक्का तुमने मारा है। तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं। और ऐसे कौन बोलता है? बड़े बुजुर्ग का लिहाज करना सीखो। अब आप जैसे चलते फिरते लोगों का लिहाज करेंगे। देख रही हो वर्षा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। आंटी जी, टाइम वेस्ट मत करो, निकलो। और वर्षा, तुम ध्यान रखना, ऐसे रैंडम पीपल है तो राशन पानी लेकर उन पर चढ़ जाना। ये लोग अपनी गलती नहीं देखते। आपने बिल्कुल ठीक कहा भाभी। आंटी चली जाती हैं। ऊपर बालकनी से सब कुछ देख रही होती हैं। ये बहू मेरी लड़की को क्या गलत पट्टी पढ़ा रही है। खुद की गलती है, फिर भी उस बेचारी बुढ़िया को सुना दिया। और मेरी बेटी को भी बड़ों का लिहाज करना नहीं सिखा रही और उसके सामने मुझे भी सुना कर गई। हाँ तो क्या हो गया वर्षा, देखो तुम्हारे भले के लिए बता रही हूँ, आज एक सीख और ले लो तुम मुझसे। कल को तुम्हारी शादी हो और तुम्हारी सास तुम पर जोर जबरदस्ती करे, काम करवाए, कहीं आने जाने ना दे तो उनकी सुनना ही मत, अपने मन का करना। देखो मैं माँ जी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, लेकिन अपनी भी तो लाइफ है ना। अब उनसे पूछ कर निकलूंगी तो मैं क्या जीऊंगी? आपकी बात भी एकदम करेक्ट है भाभी, और मैं भी इस बात को याद रखूंगी। चलो अब चलते हैं। ये कहकर दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और गेट के दूसरी तरफ खड़ा अखिलेश भी ये सब सुन लेता है। अमृता ठीक कह रही थी, ये बहू हमारी बेटी को गलत चीजें सिखा रही है। कोई दूसरी तरफ सुरभि के सामने वाली पड़ोसन उर्मिला अपने घर का कचरा सुरभि के घर के बाहर कर देती है और ये देखकर सुरभि झाड़ू और पैरों से सारा कचरा फिर से सामने फेंक देती है। तब उर्मिला, अरे सुरभि, तुझे शर्म नहीं आ रही? तूने सारा कचरा मेरे दरवाजे पर कर दिया, अपना भी। मुझे क्यों शर्म आएगी? मैंने क्या किया? आपको नहीं दिखाई देता? आपने अपने घर का कूड़ा हमारे घर के सामने कर दिया है, तो मैं तो ऐसे ही करूंगी। आवाज सुनकर दीपिका बाहर आती है। ये सब क्या है सुरभि? उर्मिला आंटी तुमसे बड़ी है और तुम इस तरीके से बात कर रही हो उनसे। भाभी, इनकी भी तो गलती देखिए, इन्होंने जो किया है मैं तो बस वही कर रही हूँ। देखो हमसे बड़ी है, भले ही उन्होंने कचरा हमारे घर के आगे करते, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम गलत तरीके से बोलोगी और ऐसा ही करोगी। कोई बात नहीं, कचरा उठा लो। शायद उन्हें लगा तुम झाड़ू लगाओगी तो कूड़ा उठ जाएगा। कभी किसी बड़े बुजुर्ग से चाहे गलती हो चाहे ना हो, इस तरीके से बात कभी नहीं करोगी। ठीक है भाभी, सॉरी। आंटी जी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी भी गलती है बेटा, लेकिन पीठ में इतना दर्द था तो मैंने कचरा इधर कर दिया। सोचा जब तू अपने घर की तरफ से साफ करेगी तो उठा लेगी। मैं समझ सकती हूँ आंटी। कुछ देर बाद अंदर जाकर, भाभी आप हर चीज इतने प्यार से कैसे हैंडल कर लेते हो? देखो कल को तुम्हारी शादी हो जाए तो वहाँ पर भी इसी सीख को याद रखना कि हमारा मोहल्ला भी परिवार जैसा होता है, इसीलिए पड़ोसियों से भी मीठा बोलना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आड़े वक्त यही हमारे काम आते हैं। ठीक है भाभी, आपकी एक और सीख मैं हमेशा याद रखूंगी। वहीं दूसरी तरफ अमीर नंद भाभी शॉपिंग करके आ जाते हैं। OMG, आज तो मैं शॉपिंग कर करके थक गई। कितने अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स और डिजाइनर ड्रेस मिली है ना वर्षा? हाँ भाभी, अच्छा हुआ आपने उस लेडी को चमका दिया। सबसे पहले उसने ही वो ड्रेस उठाई थी, लेकिन आपने डरा धमका कर खुद ले लिए। वैसे आपसे ऐसी ट्रिक मुझे भी सीखनी है।
अरे हाँ तो सीखो सीखो, किसने मना किया? तुम्हारी भाभी एक नंबर की चंट चालाक है, कौन सा काम कैसे करवाना है मुझे सब मालूम है। यही सब तुम्हें भी सीखना है, जब शादी हो जाएगी तो ससुराल में बहुत काम आएगा। ठीक है भाभी। शिवानी बहू, तू ये क्या उठ पटांग वर्षा को सिखाई जा रही है? सुबह से देख रही हूँ, गलती इसकी थी लेकिन तुमने नौकर को सुना दिया। उस बेचारे की क्या गलती थी? फोन में देखकर तो ये आ रही थी और फिर बुढ़िया को भी तुमने फालतू का झाड़ा। और वर्षा को तुम ये सीख दे रही हो कि बड़े बुजुर्ग का वो आदर भी ना करे और शादी के बाद भी यही सब करती रहे। माँ जी, मुझे आप ज्ञान दे रही हो और चुप कर हम दोनों की बात सुन रही हो, ये ठीक है? ये तो मैंने अभी आते हुए सुन लिया, लेकिन सुबह तो तुम दोनों मेरी नजरों के सामने ही थी। तो इतनी गलत सीख देने की जगह कुछ अच्छी सीख दोगी तो उसके भविष्य में काम आएगा। माँ, आप फालतू की टेंशन ले रही हो। भाभी ने मुझे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सिखाया, जो भी था सब ठीक था। अच्छा, सुन लिया माँ जी, आपने सारा मूड खराब कर दिया। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन मोहन छुट्टी वाले दिन भी संडे को लैपटॉप पर काम कर रहा था और शिवानी मॉडर्न नेट की साड़ी पहनकर तैयार हो चुकी थी। भाभी कहीं घूमने जा रही हो? वैसे आप बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक्स डार्लिंग, आज तुम्हारे भैया की छुट्टी है ना, तो मैं घूमने जाऊंगी। अरे तुम अभी तक लैपटॉप लेकर क्यों बैठे हो? मोहन, रेडी हो जाओ। यार शिवानी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत अर्जेंट काम कर रहा हूँ, छोड़ नहीं सकता। जितनी देर में तुम्हें घुमा कर लाऊंगा उतने में मेरा काम हो जाएगा। मैं तुम्हें अगले संडे घुमा कर ले आऊंगा, आज रहने दो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं जाना था तो पहले बोल देना। अब मैं सुबह से रेडी हो रही हूँ और तुम मना कर रहे हो, ये क्या बात हुई? 6 दिन काम नहीं करते जो एक दिन भी मुझे नहीं दे सकते? मुझे नहीं पता, मुझे तो आज ही घूमने जाना है वरना कलेश पक्का है। अरे यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे बहुत काम है, वरना मैं तुम्हें दुखी नहीं करता। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें मेरा मूड खराब करने में मजा आता है क्या? अगर तुम नहीं चले तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और आऊंगी भी नहीं। शिवानी, ये कैसी जिद है तुम्हारी? तुम तो सिचुएशन समझा करो। चलो ठीक है, चल रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन मोहन लैपटॉप बंद करके वॉशरूम चला जाता है। तब शिवानी अपनी नंद को आंख मारते हुए, देखा वर्षा मेरा कमाल, ऐसे ही शादी के बाद तुम भी अपने पति को अपने कंट्रोल में रखना, वरना वही तुम्हें कंट्रोल करने लगेगा। समझी? हम लेडीज है ना, हमें ऐसे ही एक्टिंग करनी पड़ती है। ओके भाभी, आपकी ये सीख भी मैं शादी के बाद अप्लाई करूंगी। फिर दोनों पति पत्नी बाहर घूमने जाते हैं और शिवानी के टेंट्रम्स की वजह से मोहन का काम लेट हो जाता है और उसको ऑफिस में काफी ज्यादा नेक्स्ट डे सुनना पड़ता है। कुछ दिन बाद मोहन की सैलरी आ जाती है जिसे शिवानी अपने पास रखती है। तब सास को बहू के पास आना पड़ता है। अरे बहू, तुझे मोहन ने हमारी दवाई के पैसे दिए होंगे, जरा 5000 दे दो उसमें से। बाप रे, आप इतने पैसों का क्या करेंगी माँ जी? जन्म भर की दवाई खरीद कर खाओगी क्या? 2000 ले लो। बहू, इसमें डॉक्टर ने नई दवाएं ऐड कर लिया है और तेरे पापा जी और मेरी दोनों की दवाई इतने पैसे की ही आएगी। मोहन कहकर गया था कि मैं 5000 ले लूं तुझसे। अरे माँ जी, आपकी दवाइयों का ही खर्च नहीं है, इस घर में घर का राशन और मेरी भी जरूरत है। मोहन तो कुछ कहते नहीं है, लेकिन आप तो समझिए, इस बार थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। 3000 दे सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। बहू तो पागल हो गई है, इससे बहस करने से अच्छा मैं 3000 ही ले लूं, बाद में मोहन को कह दूंगी। अमृता चुपचाप पैसे लेकर चली जाती है। पीछे खड़ी खड़ी वर्षा भी देख रही होती है। भाभी, आपने माँ को पैसे क्यों नहीं दिए? मम्मी पापा को दवाई तो लाने दो। मुझे पता था ये देखकर तुम अपनी भाभी को गलत ही समझोगी, लेकिन मैं जो भी कर रही हूँ घर की भलाई के लिए कर रही हूँ। वर्षा, अब कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें अपने घर में खर्च चलाना होगा, तो पति के सारे पैसे तुम्हें अपनी मुट्ठी में रखने होंगे। ये नहीं कि वो अपने मम्मी पापा को पैसे दे दे। और ये सब मैंने तुम्हें सीखने के लिए एक सीख दे रही हूँ जो तुम्हारे भी काम आएगा। समझ रही हो ना? हाँ भाभी, मैं समझ गई। हाँ, बस घर के बारे में ही सोच रही हूँ। मैं भी शादी के बाद अपने पति के पैसों को मुट्ठी में रखूंगी और पति को भी। वेरी गुड। गुजरता हुआ अखिलेश सब कुछ सुन लेता है। अभी तो उसे बेचारी का रिश्ता तय नहीं हुआ है, तो उल्टी चीजें सिखा रही है। ऐसे तो मेरी बेटी अपना घर तोड़ लेगी। दूसरी तरफ दीपिका अपनी नंद को एक और सीख देती है। कुछ देर पहले एक गलतफहमी की वजह से पंकज दीपिका को सुना देता है, लेकिन दीपिका पलटकर जवाब नहीं देती है। भाभी, एक बात पूछूं? भैया ने आपको इतना सुना दिया, गलत हिसाब के पीछे जिसमें आपकी इतनी गलती नहीं थी, आप कह सकती थी तो वो शांत हो जाते, लेकिन आपने पलटकर कुछ भी नहीं बोला। यही तो बात है सुरभि, पति पत्नी में छोटे मोटे अनबन तो चलते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुंह खोलकर बैठ जाओ या पति की बातों का बुरा मानो या फिर मायके जाने की दौस दिखाओ। याद रखना, ससुराल की दहलीज ही अपना घर होता है, जहाँ से वापस कभी नहीं आया जाता। और फिर एक बार आप अपने पति को जवाब दे दोगे तो फिर वो दोनों की नजरों में सम्मान नहीं रहता जो सम्मान होना चाहिए। इसीलिए थोड़ा शांत रहना चाहिए। अगर मैं भी जवाब देती तो लड़ाई बढ़ जाती ना, लेकिन अभी देखना, कुछ देर बाद तुम्हारे भैया खुद आएंगे। पंकज गजरा लाकर दीपिका के बालों में लगा देता है।
अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे इसकी जरूरत थी दीपिका, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने तुम पर फालतू में ही चिल्ला दिया। हिसाब तो ठीक था, मैं ही गुस्से में ठीक से देख नहीं पाया। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। ठीक है सुरभि, तुम भी इसी बात को याद रखना। हाँ भाभी। ऐसे ही 2 महीनों में पंकज सुरभि के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता ढूंढ लेता है, लेकिन ससुराल भी उनकी तरह ही गरीब होता है। वहीं दूसरी तरफ अमृता अखिलेश भी अपनी बेटी के लिए एक अमीर घर का रिश्ता ढूंढ लेते हैं। दोनों तरफ मेहंदी हल्दी की रस्म चल रही थी, तब सुरभि की भाभी, सुरभि, सासू माँ को अपनी माँ समझकर ही इज्जत देना, ये नहीं कि तुम सास ही समझो। ठीक है भाभी। वहीं शिवानी वर्षा के हाथ पैर मेहंदी लगाकर, वर्षा 2-4 दिनों में तुम अपने ससुराल जाने वाली हो, इसीलिए कुछ दिन तो शांत रहना। लेकिन तुम्हारी सास अगर तुमसे ज्यादा कुछ बोले तो बिल्कुल मत सुना। अपने ससुराल में किसी से मत झुकना और सास को भी सिर पर मत चढ़ने देना। माइंड ब्लोइंग भाभी, मैं आपकी ये बात भी याद रखूंगी। इस तरह दोनों की अगले दिन धूमधाम से शादी हो जाती है और सुरभि अपने गरीब ससुराल पहुंचती है। गृह प्रवेश से पहले अपने ससुराल की दहलीज को सिर से लगाती है। ये देखकर ससुराल वाले चौंक जाते हैं। ये क्या कर रही हो बहू तुम? माँ जी, ससुराल मेरा मंदिर है, इसीलिए मैं माथा टेक रही थी और इस मंदिर में रहने वाले आप दोनों भगवान। ऐसा कहकर सुरभि सास ससुर के अभी पैर छू लेती है। अरे पैसे वाला बुढ़ा है, तो मैंने कहा 2000 रुपये नहीं दे सकता। ये सब बहू तुम कहाँ से सीखी हो? ये सब मुझे मेरी भाभी ने सिखाया है पापा जी। फिर तो जैसी आप हो वैसी आपकी भाभी भी होंगी। वो मेरी जैसी नहीं है, मैं उनके जैसी हूँ। आ जाओ बहू, आओ अंदर आओ। वहीं वर्षा भी चावल का कलश गिराकर अपने अमीर ससुराल में गृह प्रवेश करती है। देखो सब, मेरे घर की लक्ष्मी आ गई। बहू, तुम्हें इस घर में किसी भी चीज की तकलीफ हो तो बेझिझक हम में से किसी से भी कह देना। जी माँ जी। अगले दिन वर्षा की पहली रसोई होती है, जहां नौकर भी काम में उसकी मदद करवाते हैं। अरे लेकिन मालकिन, आज आपकी पहली रसोई है। बड़ी मालकिन ने कहा था कि आप ही खाना परोसेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? मैं भी तो इस घर की अब सदस्य हूँ, तुम्हें मेरी भी बात माननी होगी। जाओ अब। जी जी मालकिन। नई बहू को चीखता हुआ भावना देख लेती है, पर शांत रहती है। वहीं सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं तो नौकर रामू ही खाना परोस देता है। अरे रामू, बहू कहाँ है? ये काम तो बहू का था। अरे साहब, छोटी मालकिन अभी आ रही हैं, उन्होंने ही मुझे कहा था कि मैं खाना परोस दूं। ठीक है रामू, लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? नहीं मालकिन, कुछ भी तो नहीं, शायद तबीयत खराब है। तभी वर्षा सीधा जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। माँ जी, पापा जी, खाना शुरू कीजिए ना। हाँ बहू। कुछ देर बाद खाना खाकर सब वर्षा को नेक दे देते हैं। वहीं अपने गरीब ससुराल में भी खुश होकर सुरभि कम सामान में भी अच्छी खीर बना देती है। वाह बहू, दूध कम था, मेवे नहीं थे, फिर भी तूने इतनी बढ़िया खीर कैसे बना ली? अरे हाँ सुरभि, बताओ ना, इसका क्या राज है? ऐसी खीर तो माँ भी नहीं बना पाती हैं। इसका कोई खास राज नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी भाभी ने मुझे सिखाया है कि जो भी हो उसमें ही बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करो। तो बस मैंने थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल दिया, इसीलिए वो गाढ़ी लग रही है, और मेवे का काम भी कर दिया, और इलायची से और स्वाद बढ़ गया। कमाल है बहू, तुम तो बिल्कुल अपनी भाभी से सीखी सिखाई आई हो। वक्त बीतता है, सुरभि अपने ससुराल में बहुत अच्छे से सबका ख्याल रखती है। अपनी सास को माँ समान इज्जत देती है। ये देखकर पड़ोसी भी हैरान होते हैं। क्या बात है मीनाक्षी, तेरी बहू तेरी कितनी इज्जत करती है। मैंने कहा मेरे साथ थोड़ा बाजार चलो तो बोलती बिना माजी से पूछे कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, मेरी बहू ऐसी ही है। अरे आंटी जी, आप अंदर आइए ना, यहाँ पर क्यों खड़ी है? मैं आपको चाय नाश्ता करवाती हूँ। अरे बेटा, हम पड़ोसी मेहमान थोड़ी है जो तू हमें चाय नाश्ता करवाएगी। आंटी जी, पड़ोसी भी परिवार होते हैं, जरूरी थोड़ी है सिर्फ मेहमानों को ही चाय नाश्ता मिलेगा।
आप तो अपने हैं, आइए ना। सुरभि की बात सुनकर दोनों पड़ोसन इम्प्रेस हो जाती हैं और फिर सुरभि मिट्टी के चूल्हे पर चाय पकाकर नमकीन उपमा उन्हें देती है, जिसे खाकर वाह बहू, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सच में मीनाक्षी, तेरी बहू का कोई जवाब नहीं है। बहुत प्यारी और संस्कारी है और पूरी अपनी भाभी की सीखी सिखाई है। क्या मतलब, तू इसकी भाभी से मिली है? अरे हाँ, एक रिश्तेदार की शादी में इसकी भाभी से मिली थी, बिल्कुल उसी की झलक है। तेरी बहू मेरे तो आते ही पैर छू लेते हैं, जबकि मुझे जानती नहीं है, लेकिन बड़ों का आदर सम्मान करना उसे अच्छा से आता है। सही है, मेरी बेटी को भी मैं ऐसा ही बनाऊंगी। कुछ देर बाद पड़ोसन नाश्ता करके चली जाती है। वहीं सुमित्रा के घर पर उनकी सखी सहेलियां आती हैं। अरे वर्षा बहू, जरा इधर आना, देखो तुमसे मिलने कौन आया है, मेरी सहेलियां। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बहू। जा बहू, इनके लिए चाय नाश्ता बना कर लिया। एक्सक्यूज मी माँ जी, आपकी सहेलियां आपसे मिलने आई हैं, मैं क्यों चाय नाश्ता लाकर इन्हें एंटरटेन करूं? आप नौकर को भी तो बोल सकती हैं। नौकर किस लिए है इस घर में? हे भगवान सुमित्रा, ये तेरी कैसी बहू है? एक तो इस लड़की ने हम सबके पैर भी नहीं छुए। चल कोई बात नहीं, आज की मॉडर्न बहू है, लेकिन ये तो तेरा और हमारा भी लिहाज नहीं कर रही। तुम्हारे घर में किसी ने आदर सम्मान करना नहीं सिखाया क्या? आप होती कौन है मेरे घर वालों के बारे में बोलने वाली? मेरी भाभी ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। हाँ, जो सिखाया वो तो साफ पता चल रहा है। चल निर्मला, सुमित्रा, हम जा रहे, तेरी बहू से और बेइज्जती नहीं करवा सकते। बिल्कुल। सुमित्रा की सहेलियां चली जाती हैं। सुमित्रा गुस्से में होती है और वर्षा अपने कमरे में जाकर भाभी को कॉल करती है। भाभी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अपनी सास को सर पर नहीं चढ़ने दिया। बताओ, मेरे से काम करवाना चाहती थी। बहुत खूब, ससुराल में तुम बहू हो, नौकरानी नहीं। कोई काम मत करना और सबको जवाब देना। ठीक है भाभी, मैं यहाँ पर किसी की भी नहीं सुनूंगी। सुमित्रा नंद भाभी की सारी बात फोन पर सुन लेती है। अच्छा बहू, तो ये सब तेरी भाभी ने सिखाया, लेकिन बहू हम तो तुझे प्यार से रखते हैं। तूने मेरी सहेलियों के साथ ऐसा क्यों किया? किसी चीज की कमी है क्या इस घर में तुझे? कमी नहीं है, लेकिन मैं अभी से ही आप लोगों के आगे पीछे घूमने लगी तो आप फिर मुझ पर दबाव डालने लगोगे, और आजकल की मासूम बहू जैसी तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। भाभी, आप मम्मी से इस तरीके से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती। और मैंने देखा था रामू काका आपसे बड़े हैं, उनको भी आपने पहले दिन आते ही डांट दिया। बेचारे सहम गए थे। बहू, अपनी भाभी से बात करना बंद कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी सीख से तू अपना घर तोड़ ले। संभल जा और बड़ों का आदर कर। प्लीज माँ जी, मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये मुझे आपसे तो बिल्कुल नहीं सीखना। मम्मी चलो, मैं नहीं चाहती भाभी आपको कुछ और उल्टा बोले। दिन पर दिन वर्षा अपनी भाभी की उल्टी सीधी बातें सीखकर ससुराल में हर किसी से बदतमीजी से बोलती है, हुड़दंग मचाती है, कोई काम नहीं करती, नौकरों पर चिल्लाती है। एक दिन पड़ोसन शकुंतला मायावती सुमित्रा से मिलने आती है, तब भी वर्षा पड़ोसन की बेइज्जती कर देती है। बाहू, उस दिन तुझे इतने प्यार से समझाया था, अब भी तुझको कुछ समझ नहीं आ रहा? माँ जी, आपको इन गरीब पड़ोसियों को अपने सिर पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई मेहमान नहीं है जो इनकी मेहमान नवाजी हो। हाय हाय सुमित्रा, कैसी है तेरी बहू? और एक तेरे घर के सामने रहती वो सुरभि इतनी अच्छी, हम तो दरवाजे पर ही थे, फिर भी पैर छूकर घर में बुलाकर चाय नाश्ता करवाइए। जबकि वो गरीब है, लेकिन उसकी भाभी की सीख बहुत अच्छी है उसमें। और एक तेरी बहू, छी, ये तो उसके सी बराबर भी नहीं है। बड़ों का आदर करना बिल्कुल नहीं आता। हाँ, तो उस गरीब के पास जाकर ही सेवा आदर करवाओ आप। अरे बस करो बहू, मोहल्ले में हमारी इज्जत है, बड़ों की तौहीन करके नीलाम मत करो। इतना ही नहीं, वर्षा अब अपनी मर्जी से कभी भी घर से बाहर जाती है, कोई परमिशन नहीं लेती और वेस्टर्न कपड़े पहनकर गली में निकल जाती है, क्लब जाती है, पति से बहस करती है। भाभी ने कहा था कि मुझे इन्हें कंट्रोल करना है, लेकिन ये तो मुझे पैसे देते ही नहीं है। आज उनसे बात करनी ही होगी। सुनो पीयूष, मैंने तुमसे थोड़े दिन पहले कहा था अपनी सैलरी मुझे लाकर दिया करो, तो सारी सैलरी मेरे हाथ पर रखा करो। वर्षा, मुझे तुम्हें सैलरी देने की क्या जरूरत है? जब तुम घर की जिम्मेदारी नहीं लेती हो, राशन तुम नहीं लाती, नौकरों को सैलरी तुम नहीं देती, ये सब माँ का काम है, तो माँ को पैसे दूंगा ना, तुम तो शॉपिंग में खर्च कर दोगी। देखो, तुम बहुत टाइम से मुझे कहीं घुमाने भी नहीं ले गए, ऊपर से मेरे हाथ पर पैसे भी नहीं रख रहे। अब माँ जी नहीं, मैं इस घर की मालकिन हूँ, वो थोड़ी ना घर चलाएंगी। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, और मेरे मम्मी पापा को जानते नहीं हो तुम। वर्षा, मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, तो मुझे अपने मायके का धौंस मत दिखाओ। और कहाँ से ये सब सीख कर आती हो? तब सास आकर, अपनी भाभी की सीखी सिखाई है ये, वही इसको फोन पर सब सिखाती है। मैंने खुद बात करते हुए सुना है, किसी की इज्जत नहीं करती है। अगर वर्षा तुमको ऐसा लगता है कि तुम मुझे कंट्रोल कर सकती हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अभी भी कह रहा हूँ, सुधर जाओ। और अब तुम मम्मी पापा से भी बहस करने लगी हो, बाहर वालों को भी सुनाती हो। हमारी इज्जत ऐसे डुबो मत। इज्जत इज्जतदार लोगों की होती है, तुम्हारे मम्मी पापा तो चिल्लाते हैं।
यह सुनते ही पीयूष का हाथ उठ जाता है, लेकिन हाथ रोक लेता है। मेरे संस्कारों ने मुझे रोक लिया वर्षा, बेहतर होगा तुम भी खुद को रोक लो। वहीं मोहल्ले में सबको पता चल जाता है कि वर्षा कितनी बदतमीज बहू है। दूसरी तरफ सुरभि की अच्छी सीख से मोहल्ले में उसकी तारीफ होती है, रोज पति के भी पैर छूती है। और सुरभि, तुम रोज सुबह सुबह मेरे पैर क्यों छूती हो? कितना मना करता हूँ। आप मेरे पति परमेश्वर हो, आपका सम्मान से ही मेरी इज्जत है, तो ये अधिकार आप मुझसे छीन नहीं सकते। भाभी कितनी अच्छी हो, मैं बिल्कुल आपकी तरह अपने ससुराल में सबका ख्याल रखूंगी, ताकि सब बोले कि मैं भी भाभी की सीखी सिखाई हूँ। हाँ, क्यों नहीं। सुरभि अपने आस पड़ोस मोहल्ले में, ससुराल में, हर जगह जिस किसी से भी मिलती है प्यार से बात करती है। सबको उसकी आदत पसंद है, लेकिन वर्षा की आदत किसी को भी पसंद नहीं है। एक दिन बाजार में सुरभि वर्षा से मिलती है और उसे समझाती है। वर्षा, मैंने सबसे तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। देखो, ससुराल ही अपना परिवार होता है और उनके साथ प्यार से रहना ही सही होता है, इसीलिए अभी भी वक्त है, मान जाओ। तुम होती कौन हो मुझे लेक्चर देने वाली? अच्छा, तुम भी वही हो जहाँ मोहल्ले में सब तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। तुम गरीब लोग ऐसे ही होते हो, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। इतना बोलकर वर्षा चली जाती है और वर्षा बिना पूछे अपने ससुर के लॉकर में से 10 लाख रुपए निकालकर डायमंड सेट ले लेती है। लेकिन जब गोविंद को अपने लॉकर में से पैसे नहीं मिलते, वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। अरे मैं बर्बाद हो गया सुमित्रा, पता नहीं इसमें से 10 लाख रुपए किसने चोरी कर लिए। अरे वो पैसे मुझे अपने दोस्त को देने थे, उसने अपनी बेटी की शादी के लिए मुझ पर रखे थे। उसको पता चला तो वो पुलिस को बुला लेगा। आप चिंता मत करो, पुलिस आती ही होगी, जिसने भी चोरी किया है वो पता लगा लेंगे। तब पुलिस आ जाती है और वर्षा के घर से बाहर होती है। अरे आप इतने अमीर हो, आपके घर में सीसीटीवी नहीं है क्या? इंस्पेक्टर साहब, हम भूल गए थे, मैं अभी चेक करता हूँ। जैसे इंस्पेक्टर और पीयूष सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखते हैं तो वर्षा चोरी करते हुए नजर आ जाती है। वहीं पड़ोस में सब पुलिस की गाड़ी देखकर बातें बनाते हैं। बताओ, आज उनके घर पर पुलिस आई है, कितने शरीफ है गोइंका परिवार वाले, जरूर उनकी बहू की वजह से पुलिस आई होगी। ये देखकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तब डायमंड का सेट पहले वर्षा घर आती है। क्या हुआ, आप सब लोग ऐसे देख क्यों रहे हो, और यहाँ पर पुलिस क्यों आई है? तुम्हारी वजह से यहाँ पर पुलिस है। मैं सोच भी नहीं सकता तुम अपने ही घर में चोरी कर सकती हो, और ये डायमंड नेकलेस उन्हीं पैसों से लाई हो ना? हाँ तो अब अपने घर में से पैसे मुझे बताकर लेने पड़ेंगे क्या? बस बहुत हुआ तुम्हारा। इंस्पेक्टर साहब, आपके सामने है ये, ले जाइए इसे। माँ जी, आप होश में भी हैं? क्या बोल रही हो, जुबान संभाल के बात कीजिए, आप मुझे अरेस्ट करवाएंगी। मैं बिल्कुल ठीक किया, और एक ठीक काम मैं करूंगा, तुमसे डिवोर्स लेकर। ऐसे घर तोड़ने वाली बहू यहाँ किसी को भी नहीं चाहिए। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। नहीं पीयूष, ऐसा मत करो, मुझे डिवोर्स मत दो, मुझे जेल नहीं जाना। अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। तभी पुलिस वर्षा को पकड़कर हथकड़ी लगाकर मोहल्ले में सबके सामने पुलिस की गाड़ी में बिठाती है। सब लोग बहुत बातें बनाते हैं और वर्षा को थाने में बंद कर देते हैं। हमदर्दी के नाते सुरभि उससे मिलने चली जाती है। वर्षा, मैंने नहीं, हर किसी ने तुम्हें समझाया था कि अपनी भाभी की बात मत मानो और अपने ससुराल में आदर प्यार से रहो। मेरी भाभी ने तो मुझे यही सिखाया कि बड़ों का आदर करो। ससुराल तुम्हारा मंदिर जैसा होता है और उस घर के लोग भगवान जैसे। और तुमने अपने भगवान के साथ क्या किया? आज तुम्हारी भाभी और तुम्हारी वजह से तुम्हारा घर टूट गया। आज मुझे पछतावा हो रहा है कि मुझे अपनी भाभी की बात नहीं माननी चाहिए थी। इस तरह वर्षा के मायके वाले अंबाजी गए, आज आने वाले हैं। चक्किया तो हिलना ही होगा। नहीं मम्मी, जीरो थोड़ी होया सी कुछ हो रही सी। लस आह एक कोई पाना हुंदा, दो पाने हुंदे। लस
कितना गंदा